हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे ना बेटा। तो आज अपन सेमीकंडक्टर का थर्ड वीडियो लेके आए हैं और आज हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड के बारे में कि ये ऊर्जा बैंड क्यों होते हैं। ठीक है, तो हमने बेटा जो केमिस्ट्री में पढ़ा था विलगित परमाणुओं के बारे में, आइसोलेटेड एटम जो सबसे अलग है। ठीक है, यानी किसी दूसरे एटम से वो रिलेशन नहीं रखते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा कि कोई दो एटम है, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस इन्फिनिटी हो, तो ऐसे एटम हम बोलते हैं आइसोलेटेड एटम यानी विलगित परमाणु। तो आज यहाँ पे कहानी किसी एक एटम की नहीं होगी, बहुत सारे एटम की होंगी और जो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, पास पास होंगे। ठीक है ना बेटा। तो हमने देखो स्टार्ट में मैं आपको बताता हूँ विलगित परमाणु के बारे में। सेमीकंडक्टर का थर्ड लेक्चर है बेटा जी, और हम बात करते हैं किसके बारे में, विलगित परमाणु के बारे में। ये विलगित परमाणु क्या होता है, ये सबसे अलग होता है, ठीक है ना, अकेला होता है, सबसे अलग जो एटम होता है उसी को विलगित परमाणु बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये किसी दूसरे परमाणु के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा ना बेटा कि विलगित परमाणु में क्या होता है, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इतनी बात आप जानते हो। इसके साथ साथ क्या होता है बेटा जी, एनर्जी लेवल भी होता है, यानी ऑर्बिट वगैरह के बारे में आपने सुना है ना, सेल, सब सेल, तो इसमें एनर्जी लेवल भी होता है किसी एटम में। तो जब हम बात करें परमाणु के इलेक्ट्रॉन की, हम बात कर रहे हैं कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना बेटा। तो जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ये डिपेंड करती है परमाणु के ऑर्बिट पे, कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन। तो सभी बच्चे जानते हैं बेटा जी कि जो बोर का परमाणु मॉडल है आप उसमें पढ़ चुके हो। ठीक है ना बेटा, अपने फिजिक्स में भी एटॉमिक फिजिक्स एक चैप्टर था और केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है। तो बोर ने बताया था, हम हाइड्रोजन एटम के लिए बताया था बेटा जी। किसके लिए बताया था, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में जो न्यूक्लियस है, इसके पास वाली सेल ये जिसको आप बोलते हो N=1, इसके हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, आप जानते हो। इसका मतलब क्या है बेटा कि जब यहां कोई इलेक्ट्रॉन होगा N=1 में, तो आप क्या बोलोगे कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो क्या आप ऐसे बोलोगे कि हाँ हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी हमेशा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होगी माइनस की? ऐसा नहीं होता है बेटा, ये डिपेंड करता है ऑर्बिट पे। आप देख चुके हो कि N=1, N=2, N=3, N=4, N=5 ऐसे। तो N=1 यानी जो न्यूक्लियस के पास वाली थी उसकी एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, दूसरी की -3.40 इलेक्ट्रोवोल्ट, तीसरी की -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये मान एटॉमिक फिजिक्स से लिए मैंने। हाँ, अब देखो इधर इसकी -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट, इसकी -0.54 इलेक्ट्रोवोल्ट और इसकी छठी की -0.36 इलेक्ट्रोवोल्ट और N=∞ पे 0। ऐसा देखा था आपने। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ये जो कक्षाएं हैं इनकी, इसको स्ट्रेट लाइन में दिखा है। तो हमने एक बात की कि विलगित परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसकी एनर्जी डिपेंड करती है ऑर्बिट पे। अगर पहली में है इलेक्ट्रॉन तो आप बोलोगे इसकी एनर्जी क्या है ये,
अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो आप क्या बोलोगे, इसकी एनर्जी ये। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसकी एनर्जी ये बात आप समझ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, एक बात और भी कि अगर किसी की एनर्जी -13.6 हो सकती है, हाइड्रोजन एटम की बात है बेटा, ऐसा नहीं है कि आप कॉपर के एटम की बात करो कि उसकी पहली परमाणु कक्षा की -13.6 होगी, ऐसा नहीं है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या तो ये होगी या ये होगी। -13.6 और -3.40 के बीच नहीं होगी, इसके बीच इसकी एनर्जी नहीं होती है, ये याद रखना। कब? जब कहानी होती है विलगित परमाणु की। अब देखो, अपने पास दो एटम है और दोनों ही आइसोलेटेड है। दो एटम आइसोलेटेड होने का मतलब एक एटम यहां है तो दूसरा एटम यहां पे है, इंफिनिटी डिस्टेंस पे। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। तो इस एटम की जो फर्स्ट सेल है, इस एटम की क्या बेटा जी, जो फर्स्ट सेल है n=1, वहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होगी। तो ये भी हाइड्रोजन एटम है। अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन किसमें बेटा जी, फर्स्ट सेल में है, तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी क्या होगा, एनर्जी लेवल सेम होगा ना, -13.6, और इसका भी -13.6। अगर सेल सेम है तो ऐसा नहीं कि इसकी तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है और इसकी सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन है तो सेम होगी, नहीं। सेम सेल के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सेम होगा। अगर n=1 में तो दोनों का सेम, n=2 के लिए दोनों का सेम। ठीक है ना बेटा। ये कब होगा, जब एटम क्या होगा, आइसोलेटेड, यानी विलगित परमाणु की कहानी होगी, तब ऐसा होता है। और जो हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं ना बेटा, बोर का परमाणु मॉडल, उसमें विलगित परमाणु की बात होती है। जो हमने बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा है उसमें आइसोलेटेड एटम की बात हुई है बेटा। ठीक है ना, वहां पे किसी क्रिस्टल की बात नहीं होती। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है उसका जो एनर्जी लेवल है वो सिर्फ आइसोलेटेड एटम के लिए अप्लाई होता है। ये बात समझे ना बेटा आप। तो देखो, मैं एक बार देख लेता हूं कंप्लीट कुछ, हाँ बिल्कुल साफ आ रहा है। ठीक है ना बेटा। तो ये तो कहानी थी विलगित परमाणु की, यानी जब एटम अकेला होता है। अब रही बात ऐसी कि क्या विलगित परमाणु होता है, रियल में तो कोई परमाणु विलगित यानी बेटा अपने को अलग से कोई एटम नहीं मिलता है, अलग से कोई परमाणु मिलता ही नहीं है। हमें परमाणु मिलेगा क्रिस्टल के रूप में, जैसे एक टुकड़ा है ये, इस टुकड़े में क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे बेटा जी। इस टुकड़े में क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे बेटा जी, ऐसे 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 ऐसे। और ये एटम क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास भी होंगे। जो क्रिस्टल है ना उसमें 2 to 3 एंगस्ट्रॉम, यानी इनके बीच की दूरी 2 से 3 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इन परमाणुओं के बीच की दूरी 2 से 3 एंगस्ट्रॉम, आप जानते हो ना बेटा 10⁻⁻10 मीटर। तो इनके बीच की दूरी है ना वो बहुत ही कम होती है। कम होने का मतलब बेटा जी, ये जो परमाणु और ये जो परमाणु है ना ये बड़े ही पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। किसमें, क्रिस्टल में। तो क्रिस्टल में इनका एनर्जी लेवल ऐसा नहीं होता है कि इस हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल की एनर्जी ये है तो इस हाइड्रोजन एटम की भी फर्स्ट सेल की एनर्जी ये होगी, ऐसा नहीं होता है बेटा। क्रिस्टल में ये एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो प्रभावित होती है। ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद अपन क्रिस्टल की बात करेंगे। रियल में अपने को कोई विलगित परमाणु मिलता ही नहीं है। क्या आपको नेचर में कभी मिलता है कि ये देखो कॉपर का एटम है, नहीं बेटा, एक टुकड़ा ही मिलता है, एक क्रिस्टल ही मिलता है। हाँ, हम डिस्कवरी वगैरह करें तो ऐसा हो सकता है, बाकी अपने को ऐसे नेचर में नहीं मिलता बेटा जी। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल की। और देखो बेटा जी, ये जो विलगित परमाणु है, अकेला परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, ऊर्जा स्तरों में पाए जाते हैं। विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, ऊर्जा स्तरों में। जैसे n=1, ये एक एनर्जी लेवल ही है।
ये एक ऊर्जा स्तर है, ये एक ऊर्जा स्तर है, ये इनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ऊर्जा स्तरों में। कब? जब एटम क्या हो, विलगित हो, सबसे अलग हो, किसी से कोई रिलेशन ना रखे। अब क्या होता है कि हम बात करें क्रिस्टल की। किसकी बात करें बेटा जी? क्रिस्टल की। और आज हम एग्जाम्पल लेंगे, एक बहुत ही अच्छी बुक है एच.सी. वर्मा सर की, तो उसमें सोडियम की चर्चा की हुई है और अपने एनसीईआरटी में सिलिकॉन और जर्मेनियम की चर्चा की हुई है। तो आगे वाले अपने वीडियो में हम उनकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आज अपन बात करते हैं किसकी? सोडियम के लिए। तो अब देखो, विलगित परमाणु में ऊर्जा स्तर, तो जो ठोस होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं, जो मटेरियल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बेटा जी अपने को एनर्जी बैंड के अंदर। तो देखो आप ऐसा बोल सकते हो, एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल, ठीक है ना। क्रिस्टल में ऊर्जा बैंड का बनना। तो यहां पे हम बात करें किसी भी क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल में क्या होता है, परमाणु है वो क्या होता है, विलगित ना होकर, विलगित ना होकर क्या होता है, अलग नहीं होता, क्या होता है, बहुत अधिक पास पास होता है, बहुत अधिक पास पास स्थित होता है। अब देखो, इसमें अकेला ना होकर बहुत ज्यादा पास पास स्थित होता है। तो मैं आपको यहां पे एक कहानी बताता हूं पहले विलगित परमाणु की। देखो ये नाभिक है, किसी भी एटम की बात कर लो, सोडियम की या किसी की, इसके इस सेल में यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसके इस सेल में भी क्या एक इलेक्ट्रॉन है, अकेला है, यानी इसके पड़ोसी कोई नहीं है, इसके पड़ोस में कोई एटम नहीं है। तो अब ध्यान से सुनो बेटा जी, हम इस एटम के इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन प्रभावित कर रहा है? एक तो इस एटम का न्यूक्लियस, नाभिक, नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। दूसरा ये इलेक्ट्रॉन, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन भी तो इंटरेक्ट कर रहा है ना। देखो इसके साथ ये भी क्रिया कर रहा है, ये भी, यानी फोर्स लगा रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक तो ये प्रभावित कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को एक ये प्रभावित कर रहा है, यानी खुद का ही, घर का ही कोई प्रभावित कर रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। ये बात समझे क्या? क्यों? कोई और क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि और इसके कोई पास है ही नहीं। तो इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन देखना आप, इसकी अंतःक्रिया देखना आप कि इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन इसके और इसके साथ है, तो किसी और के साथ है क्या? नहीं है। ऐसा है तो कोई दूसरा आइसोलेटेड एटम यही यहां पे ले ले, तो इसी सेल में आइसोलेटेड है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा इसका और इसका एनर्जी लेवल क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये भी आइसोलेटेड है, तो इसके आसपास भी कोई एटम नहीं है। लेकिन यहां पे तो परमाणु विलगित है ही नहीं, क्या है बेटा जी? बहुत ज्यादा पास पास है। तो पास पास होता है तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं यहां पे आपको बात बता दूं दो एटम की, कि हम यहां पे क्रिस्टल लेके चले, तो हमने लिया मान लो सोडियम क्रिस्टल, माना हमारे पास क्या एक सोडियम क्रिस्टल है। इसमें क्या है बेटा जी? ये है 1 मोल क्रिस्टल, 1 मोल क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल क्या है? एक संख्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये एक संख्या है 1 मोल का मतलब। जैसे आप दुकान पे जाके बोलते हो कि 1 दर्जन बनाना देना, तो वो आपको 12 बनाना दे देता है। तो 1 दर्जन क्या है? एक संख्या है। वैसे ही बेटा जी 1 मोल भी क्या है? एक संख्या है। आप अगर शॉप पे जाके बोलोगे कि 1 मोल पेन दे दो, तो वो क्या करेगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने पेन दे देगा आपको।
तो यहां पे 1 मोल एटम है किसके, सोडियम के। 1 मोल एटम्स हैं किसके बेटा जी, सोडियम के। यानी इतने एटम है, यानी 10 की पावर 23 कोटि के परमाणु है, बहुत ज्यादा परमाणु है। तो क्रिस्टल में ये बहुत ज्यादा पास पास है। तो क्रिस्टल में पास पास है तो क्या होगा बेटा जी, देखो हम सोडियम एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम की बात कर रहे हैं। अगर ये विलगित हो तो क्या होता है, अगर ये विलगित हो तो क्या होता है, यानी अकेला हो तो क्या होता है। तो सोडियम के लिए Z कितना होता है, 11 होता है ना बेटा। सोडियम के लिए Z कितना होता है, 11 होता है। तो इसका देख लो इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 और 3s1 यही होता है। यानी इसके आउटर में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये देख लो, 2 1s में, 2 2s में, 6 2p में और ये 3s में। 2 4 6 10 और 1 11 आ गए ये। अब हम बात कर रहे हैं सोडियम के एटम की, तो हम बात करते हैं ज्यादातर आउटर की। ये लो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ये क्या है, विलगित है और एक दूसरा और कोई विलगित परमाणु ले लो सोडियम का ही, तो ये एटम और दूसरा जो एटम लिया उसमें भी इलेक्ट्रॉन का है 3s में है, सोडियम में, और यहां पे भी 3s में है। तो अगर विलगित है तो इस इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या होगा, सेम होगा। अब एक बार मैं आपको बता देता हूं, हाइड्रोजन के लिए बता देता हूं। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है बेटा, सॉरी ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है। और यहां पे एक हाइड्रोजन एटम और भी है, ये रहा, ये इसका न्यूक्लियस। तो अब ध्यान से सुनो, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम क्या दोनों विलगित है, क्या नहीं है। अब ये क्या हुए, पास आ गए, एक दूसरे के क्या आ गए, पास आ गए बहुत ज्यादा। और क्रिस्टलों की बात करेंगे, सोडियम क्रिस्टल की बात करेंगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन सॉरी ऐसे एटम क्या होंगे, पास पास ही होंगे। तो देखो इस हाइड्रोजन एटम का यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इसका भी यहां पे क्या है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन है, देख लो। अब ध्यान से सुनो, इस एटम में क्या होगा बेटा जी, इस एटम के अंदर क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये आइसोलेटेड है, दूसरा इसके पास नहीं है, दूसरा कोई एटम नहीं है, तो सिर्फ ये न्यूक्लियस इसको इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना बेटा। लेकिन ये तो इसके बहुत ज्यादा क्लोज है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये इस दूसरे का न्यूक्लियस भी क्या करेगा बेटा, इंटरेक्ट करेगा। अगर ये नहीं होता, ये अकेला होता तो सिर्फ ये इंटरेक्ट करता। तो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन देखो इसका, लेकिन पास में दूसरा है तो दूसरे एटम का न्यूक्लियस भी क्या करेगा, इसको प्रभावित करेगा, ठीक है बेटा। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन भी तो पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ये अकेला था तो सिर्फ किसके कारण प्रभावित था, इस न्यूक्लियस के कारण, खुद के एटम के न्यूक्लियस के कारण। लेकिन अब ये दूसरे के न्यूक्लियस के कारण भी है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण भी प्रभावित हो रहा है। तो क्या अब इसका एनर्जी लेवल सेम होगा, अब इसका एनर्जी लेवल ऐसा अपन अब नहीं बोल सकते बेटा कि इसका एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा अगर ये 1s में है, तो नहीं, अब नहीं बोल सकते। ऐसे ही क्या इसका इंटरेक्शन ऐसा होगा, नहीं, क्योंकि इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है। तो देखो जैसे ही ये पास पास आए तो ये इनका इंटरेक्शन बदल चुका। तो सोडियम क्रिस्टल में तो ऐसे बहुत सारे एटम पास आएंगे, ठीक है। तो यहां पे ये कहानी नहीं। अब कई बुकें तो ये बोल जाती है कि यहां पे ओवरलैप भी हो जाता है, यानी ऐसे यो 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 यो। मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया था आपको कि यहां पे ये नहीं पता चलता कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है या ये इलेक्ट्रॉन इसका है, कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है, यानी अपने को ऐसे ऑर्बिट का पता ही नहीं चलता कौन सा किसका है, कहां पे है ये।
यहां तक हो जाता है। जैसे आप फ्यूजन सलियन में देखा था ना, दो चिपक कर एक हो गए तो वो एक कंप्लीट एक बन गया, वैसे ही ये बन जाता है, ऐसे बोला जाता है। तो ऐसा ही कहानी किसके साथ होती है, अपनी सोडियम के साथ। तो जब ये क्या है, विलगित है, तो क्या होगा बेटा जी, ये अलग अलग हैं तो इनका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी 3s का इसका है, ऐसा ही किसी दूसरे का होगा। तो जब ये विलगित होता है तो इसका देखो यहाँ पे न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट्स वगैरह ना, इनको मैं स्ट्रेट लाइन में ऐसे दिखा रहा हूँ। ये देखो ये क्या है 1s2, यानी 1s में कितने 2, तो सीधा लिख दो चाहे 1s। फिर एनर्जी लेवल कौन सा 2s। अब 2p पास में रख दो क्योंकि एक ही सेल में है ना ये, तो 2s 2p ये बिल्कुल पास पास होंगे, इनके एनर्जी में थोड़ा कम अंतर होगा। फिर बेटा 3s, तो ये आ गया यहाँ पे 3s। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो तो 1s में कितने, 2 ही तो थे। 2s में भी क्या थे, 2 थे। 2p में भी 6 थे और 3s में 1 था। जब हम सिर्फ विलगित परमाणु की बात करें तो पहले विलगित परमाणु में जो 1s में इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1s की क्या थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी प्रकार से सोडियम की भी कोई फिक्स एनर्जी होगी। तो इस सोडियम एटम के इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, कोई दूसरा विलगित परमाणु जो किसी से कोई रिलेशन नहीं रखता, उसके भी 1s के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जैसे ये क्या होते हैं, विलगित ना होकर बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, यानी कहने का मतलब जब सोडियम क्रिस्टल की बात करें तो देखो जो सोडियम एटम है उसके अगल बगल एटम, उसके आगे पीछे एटम, उसके ऊपर नीचे एटम, यानी हर तरफ क्या होते हैं, एटम होते हैं बेटा। और वो एटम आपस में इंटरेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और उनका जो इंटरेक्शन है वो भी सेम नहीं होता, ठीक है ना। कैसे, हम जानते हैं कि 1 मोल एटम लिए तो बहुत सारे एटम होंगे ना बेटा जी, ऐसे 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 ऐसे। ये देखो ध्यान से, ये ऐसे। अब ध्यान से देखो, इस एटम का जो इंटरेक्शन है और इस एटम का जो इंटरेक्शन है वो सेम है क्या, नहीं। अब देखो इसके इधर कितने एटम, इसके इधर कितने एटम, इधर कितने एटम, और इधर है ही नहीं, कॉर्नर वाला एटम, इधर इधर कुछ नहीं है, इधर 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 बहुत है। ऐसे ही देखो इस एटम में देखो, इसके इधर इतने, इधर इतने, इधर 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 इतने। जैसे आप प्रेयर में देख लो, जो बच्चे खड़े होते हैं एक लाइन में, तो एक बच्चा खड़ा है, वो ऐसे बोलेगा मेरे इस साइड इतने स्टूडेंट है, इस साइड इतने स्टूडेंट है, आगे इतने स्टूडेंट है, पीछे इतने स्टूडेंट है, इधर इतने, इधर इतने, इधर इतने, इधर इतने। तो कोई दूसरा स्टूडेंट पास में इधर खड़ा होगा तो जैसे उसकी जो स्थिति है, क्या दूसरे वाले की भी उतनी होगी क्या, इसके इतने इधर थे तो इसके भी इतने इधर होंगे क्या, ऐसा नहीं होगा। हर एक स्टूडेंट की पोजीशन अलग होगी। वैसे ही बेटा एटम में देखो, इस एटम के जितने इधर है, इस एटम के उतने इधर होंगे, इस एटम के उतने इधर, उतने इधर। क्या इसके लिए जितने इधर है उतने इसके लिए भी इधर होंगे क्या, नहीं। हर एक एटम की पोजीशन अलग होगी। और अब ये बहुत ज्यादा पास आ गए तो इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होगा रे, इंटरेक्शन होगा, होगा कि नहीं, होगा। तो ध्यान से सुनो यहां पे, अब इनका एनर्जी लेवल सेम नहीं रहेगा। यानी बेटा किसी भी क्रिस्टल के 2 एटम देख लो, किसी भी क्रिस्टल के क्या देख लो बेटा जी, 2 एटम देख लो, वो 2 एटम 100% सेम नहीं होंगे। यानी 2 एटम 100% यानी एकदम प्योर उनका नेचर सेम नहीं होगा, कुछ डिफरेंट होगा, उनका इंटरेक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है ना बेटा। तो ये बातें आपने देखी अभी तक। अब देखो आगे और पढ़ते हैं अपन, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब कुछ बातें
यहाँ पे इसको साफ कर दूं, विलगित परमाणु पास पास ना होकर क्या होते हैं, दूर होते हैं। ये इनका इंटरेक्शन अलग अलग है, ये हो गया। चलो यहीं पे लिख देते हैं कुछ बातें कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर जितने भी परमाणु हैं प्रत्येक की स्थिति अद्वितीय होती है, यानी किसी दूसरे से मैच नहीं खाती, दूसरे के इक्वल नहीं होती, हर एक अपने आप में अलग पोजीशन रखता है, अद्वितीय। तो देखो क्रिस्टल के प्रत्येक परमाणु की स्थिति क्या होती है बेटा जी, अद्वितीय होती है। प्रत्येक परमाणु की स्थिति अद्वितीय होती है, यानी हर एक एटम सबसे अलग होता है। तो बेटा जी इनकी स्थिति अद्वितीय है, तो इनका इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया, इंटरेक्शन भी क्या होगा, अद्वितीय होगा। जैसे ये काम कर रहा होगा आपस में, जैसे ये इंटरेक्शन कर रहा होगा वैसा ये नहीं कर रहा होगा। जैसे इसके साथ क्रिया होगी वो इसके साथ नहीं हो रही होगी। और तो क्या आप बताऊं बेटा, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, अब एटम की स्थिति भी अद्वितीय है, तो ये एटम है ना, इनके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, इनकी प्रत्येक यानी यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों की स्थिति भी क्या होती है, अद्वितीय होती है। यानी ये जो परमाणु होते हैं ना, इसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की, परमाणु के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी क्या होती है बेटा जी, अद्वितीय होती है। इनके इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी अद्वितीय होती है। कैसे, कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, इसका ये इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, और इसका ये इलेक्ट्रॉन है, और इसका ये इलेक्ट्रॉन है, और इसका ये इलेक्ट्रॉन है। यहां पे एक ये एटम है, इसका ये इलेक्ट्रॉन, इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन, इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन, इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन पे इंटरेक्शन कौन डाल रहा है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, और ये इधर रिपेल कर रहा है, और ये इधर रिपेल कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन पे देख ले, इसको, इसका न्यूक्लियस ये, यानी पास वाले न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे और पास वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ऐसे ही देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, और ये अट्रैक्ट कर रहा है, और ये रिपेल कर रहा है। क्या इस इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन और इसकी सेम है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी पोजीशन भी अद्वितीय है ना बेटा। तो जो ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन भी क्या होती है बेटा जी, इंटरेक्शन भी क्या होती है, अद्वितीय। यानी इनकी क्रियाएं भी क्या होती है, अद्वितीय होती है। यानी ये आपस में क्रिया करता है, वो भी क्या है, अलग है। तो अब इनका इंटरेक्शन अलग है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का, जैसे जब तक हमने देखा था विलगित परमाणु, तो विलगित सोडियम परमाणु की बात कर रहे हैं। जब सोडियम परमाणु कैसा है, विलगित है, सबसे अलग है, तो इसके 1s का इलेक्ट्रॉन और किसी दूसरे विलगित परमाणु में 1s का जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एनर्जी लेवल क्या था, सेम था। लेकिन अब जैसे ये विलगित नहीं है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी, इनके बीच में क्रियाएं होगी। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन अद्वितीय, यूनिक है, सबसे अलग है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी बेटा जी, अलग होगी। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, अलग होगी। अब ऐसा नहीं है कि इस एटम के 1s का एनर्जी लेवल ये है, जैसे हाइड्रोजन में -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट था, इसका भी कुछ है, तो दूसरे का भी उतना ही होगा, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी स्थिति अद्वितीय है, तो इनकी इंटरेक्शन भी क्या है, अद्वितीय, तो इसकी एनर्जी प्रभावित होगी, एक दूसरे से इनकी एनर्जी क्या होगी, प्रभावित होगी। ठीक है ना बेटा जी। तो इसकी एनर्जी प्रभावित होगी, तो क्या होता है, फिर एनर्जी चेंज होती है।
यानी ए के लेवल पे इनकी एनर्जियां नहीं मिलेगी, यहां तक कि इनकी जो सब सेल होती है ना बेटा, सब सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। सब सेल के इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी सेम नहीं होती, सेल तो छोड़ो, सब सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी भी एनर्जी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि इन प्रत्येक के साथ क्या होता है बेटा जी, आपस में इंटरेक्शन होता है और हर एक की इंटरेक्शन अलग होती है, क्योंकि इनकी पोजीशन सबसे यूनिक होती है। यही रीजन होता है ऊर्जा बैंड बनने का। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की यानी एक सेल के इलेक्ट्रॉन की, सेम सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या हो जाती है, अलग अलग। तो ये जो विलगित परमाणु का जो ऊर्जा स्तर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनको बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं बेटा जी इनको? मूल ऊर्जा स्तर। विलगित परमाणु, अकेले परमाणु की बात करें तो ये जो एनर्जी होता है ना बेटा, ये मूल ऊर्जा स्तर बोलते हैं इनको। और ये जो मूल ऊर्जा स्तर है, ये कई ऊर्जा स्तरों में बंट जाता है। कई ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाता है बेटा जी, बंट जाता है। कई ऊर्जा स्तरों में बंट गया। कैसे? ध्यान से सुनो। पहले इसका एनर्जी लेवल ये था, तो अब जैसे इंटरेक्शन हुआ तो कुछ एक का क्या होगा, एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कुछ एक का थोड़ा सा घट जाएगा। यानी कुछ एक तो मूल ऊर्जा स्तर से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और कुछ एक का मूल ऊर्जा स्तर से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे तो हमने दो एटम्स की बात की है, तो यहां पे तो बहुत सारे एटम है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा जी? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ये तो जब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो इनका इंटरेक्शन भी बहुत सारा होगा और हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सेम होगा। तो ये मूल ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर है ना, ये कई ऊर्जा स्तरों में बंट जाएंगे, यानी विपाटन हो जाएगा। ऐसे ऐसे कई एनर्जी लेवल बन जाएंगे और ये एनर्जी लेवल क्या होंगे बेटा, बहुत ज्यादा पास पास होंगे। ये एनर्जी लेवल क्या होंगे बेटा जी, बहुत ज्यादा पास पास होंगे। और ये जो पास पास स्थित जो ऊर्जा स्तर है, जो किससे बने हैं, इनके इंटरेक्शन से बने हैं। ठीक है, तो पहले ये समान ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर थे, तो ये समान ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तरों का क्या हुआ, जब ये विलगित थे तो इनका ऊर्जा स्तर समान था। तो समान ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर कई ऊर्जा स्तरों में इनका क्या हो गया, विपाटन। और ये ऊर्जा स्तर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पास पास स्थित होते हैं। तो पास पास स्थित ऊर्जा स्तरों का ये जो समूह होता है ना, इसको एक साथ ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड बोलते हैं। ठीक है, ये होता है ऊर्जा बैंड। तो आपको बोल दे कोई कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्यों बनता है, तो आप क्या बोलोगे कि ये इसमें एटम बड़े पास पास होते हैं, पास पास होते हैं तो इनके बीच में क्या होती है, अन्योन्य क्रिया, यानी आपस में पारस्परिक कुछ क्रियाएं होती है, इंटरेक्शन होती है। उसी रीजन से क्या बनता है, ये ऊर्जा बैंड बनता है। ठीक है बेटा, तो ये कहानी थी अपनी एनर्जी बैंड की। अब हम देखेंगे कि सोडियम में एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जैसे सोडियम एटम है, इसका ये 3s का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, और हाँ एक यहां पे दिखा दूं, ये भी सोडियम एटम, इसका ये न्यूक्लियस और इसका भी क्या बेटा जी, ये 3s का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा दूं, चलो, ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस प्रभावित कर रहा है और ये इसको इधर रिपेल भी कर रहा है। ऐसा ही इसको ये इधर रिपेल भी कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैंने बोला था ना, इसमें ऐसा भी हो जाता है कि इसकी जो ऑर्बिट्स है वो ओवरलैप हो जाती है, अपने को पता नहीं चलता कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है या इसका है। ऐसा आउटर सेल में होता है, इनर की बात मत करना कि अंदर वाले जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका ओवरलैप कभी नहीं होता बेटा, ये आउटर के अंदर होता है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा, जो आउटर साइड में होगा। क्यों? क्योंकि आउटर सेल में होगा तो जो इनर सेल के अंदर है, मान लो 2 की बात करें, 2s2p की बात करें, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना बेटा। तो सुनो, ये न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा पास है ना, अब ये न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा पास है
तो इसका खुद का जो न्यूक्लियस है, इस एटम का जो खुद का न्यूक्लियस है, वो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, और ये थोड़ा दूर है, तो यहां पे ये थोड़ी क्या लगा रहे बेटा, कम फोर्स लगा रहा है। और जैसे ही ये पास आए तो वैसे ही एक नई फोर्स लगने लगी। अकेला था तो सिर्फ यही लगा रहा था, अब ये भी तो लगा रहे हैं ना। तो देखो ज्यादा प्रभावित कौन होगा, आउटर सेल वाला। ये वाला क्या होगा, थोड़ा कम प्रभावित होगा। ऐसे इसमें ये आउटर ज्यादा प्रभावित होगा और ये इनर थोड़ा कम प्रभावित होगा, और ज्यादा पास होगा। यानी इस इनर की बात करें, 1s वालों की बात कर लें अपन, तो 1s वाले इस पे क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो इसमें ये दूसरे इंटरेक्शन कर पाएंगे क्या, कुछ दिक्कत डाल पाएंगे क्या, नहीं। तो ये इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। ऐसे बोल सकते हो ये प्रभावित ही नहीं होगा, हाँ ऐसा आप बोल सकते हो। 1s वाला ज्यादा, देखो अपने सिलेबस में तो आउटर सेल की चर्चा होती है, इसके आउटर ऑर्बिट की बात करते हैं अपने, ये इनर वाली नहीं है। और हर एक क्रिस्टल का एनर्जी बैंड बेटा सेम नहीं होता। अपने सिलेबस में ऊपर ऊपर से बताया जाता है। आप जब बीएससी एमएससी में जाओगे या कोई अच्छी कॉलेज से यानी बीटेक वगैरह करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से, वहां से आप पढ़ पाओगे, क्योंकि हर एक क्रिस्टल की भी ये अलग ही होती है। अपने को ये ऊपर ऊपर से बताया जाता है कि ऐसे ऐसे एनर्जी बैंड बनता है, ठीक है ना। तो अब देखो ये एनर्जी लेवल क्या होते हैं, यानी ये मूल ऊर्जा स्तर कई ऊर्जा स्तरों में टूटे, तो ये या तो थोड़ी सी बढ़ेगी या थोड़ी सी घटेगी। जैसे हाइड्रोजन एटम में नहीं था कि -13.6 है, इससे मान लो हो गया -13.59 हो गया, देखो थोड़ी सी बदली है, या मान लो -13.2 इलेक्ट्रोवोल्ट ये हो गई। हाँ ऐसा बोला जाता है कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट तक हो सकता है, कम ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट तक। बाकी ये बहुत सारी एनर्जी लाइंस है, यानी हम ऐसे देखेंगे ना तो अपने को ये लगेगा कि ये सतत है। एनर्जी लाइन क्या, ऐसे लगेगा कि ये मामला लगातार चल रहा है, ऐसे रियल में ये एनर्जी लाइन होती है, इनके बीच में गैप होता है, बहुत ही थोड़ा सा गैप होता है। क्वांटम लेवल पे जाए तब अपने को पता चलता है कि इनमें क्या होता है, एक गैप होता है, लेकिन अपने को लगता है ये कि ये ऐसे सतत है, तब हम ऐसे बोल देते हैं कि ये ऊर्जा बैंड है। तो इसमें ये 1 इलेक्ट्रोवोल्ट तक इंटरेक्शन हो जाते हैं ना बेटा, यानी ये कितना तक हो जाता है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट तक हो जाता है। अरे इतना ही होगा, अब ऐसे थोड़ी होगा कि एक, जैसे हाइड्रोजन में एक -13.6 में था तो दूसरा 3.40 में जाएगा, नहीं, इसमें तो गैप बहुत ज्यादा हो गया ना। अरे कोई बाहर वाला है, देखो खुद के घर के इलेक्ट्रॉन को बाहर वाला थोड़ा सा ही प्रभावित कर सकता है, बहुत ज्यादा थोड़ी करेगा। क्यों, क्योंकि खुद के घर वाले भी तो बैठे हैं ना, इसको दूसरे वाले इतने इंटरेक्ट थोड़ी करने देंगे बेटा, ठीक है। तो ये बस इतना सा होता है, ऊर्जा बैंड बनने का यही कारण होता है। अब बनते कैसे हैं थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं अपन इस पर। मैं देख रहा हूं पूरा का पूरा छपा हुआ है क्या ये, हाँ और बेटा जी यही चीज अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं। यहां पे कितने एटम थे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, यानी 1 मोल एटम थे अपने पास। कितने एटम थे बेटा जी, 1 मोल एटम थे अपने पास। तो अभी हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि एनर्जी बैंड क्यों बने, ये तो आपने देखा, लेकिन बने कैसे वो अपन अभी बात करेंगे बेटा जी। यानी देखो ये 3s1 था ना, 1s की बात हुई, फिर 2s की बात हुई, फिर 2p की बात हुई, फिर 3s की बात हुई। तो देखो सबसे ज्यादा प्रभावित आउटर सेल वाला होता है। तो अब कई एटम्स मिले तो यहां पे जो मूल ऊर्जा वाले ऊर्जा स्तर थे वो कई ऊर्जा स्तरों में बंट गए, ऐसे ऐसे, इसको टच नहीं करवाना, ऐसे यूं यूं कई ऊर्जा स्तरों में ऐसे इनका विभाजन हो गया, ये ठीक है। और इसको अपन ने क्या बोला बेटा जी, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट तक इंटरेक्शन हो जाता है।
तो ये कितनी लाइनें होगी? तो देखो हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या होगा बेटा जी? अलग होगा। तो इसके अंदर कितने एटम है? अप्रोक्सीमेटली इसको बोल दो, एक बार ऐसे समझने के लिए, पॉइंटों में छोड़ो, एक बार नॉर्मल डाटा लेते हैं। 10 की पावर 23 एटम मान लो। तो 10 की पावर 23 एटम है, तो हर एक एटम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और प्रत्येक यूनिक पोजीशन रखता है, यानी अद्वितीय पोजीशन रखता है। तो इनका इंटरेक्शन भी तो अद्वितीय होगा, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी? अद्वितीय होगी। तो इसके आउटर सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एटम देखो, एक एटम के अंदर आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 10 की पावर 23 एटम के अंदर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या इन सभी इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल सेम होगा? नहीं होगा। सभी का एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो इन सब का एनर्जी लेवल डिफरेंट, तो ये लाइनें कितनी होगी? अप्रोक्स लेके चले ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो ये होगी 10 की पावर 23 लाइंस। इतनी लाइनें हैं ये एनर्जी लेवल की। तो टोटल जो एनर्जी है ये 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास ही, ज्यादा से ज्यादा इतनी चेंज होगी। यानी मूल से देखो, ये मूल ऊर्जा स्तर है, तो इससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, तो टोटल 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इस मूल से ऊपर 0.5 बोल दो और नीचे भी क्या बोल दो बेटा जी? 0.5। मूल से नीचे भी 0.5, ऊपर भी 0.5। तो 10 की पावर 23 लाइन्स है ये। क्यों? क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन आउटर में, तो इतने एनर्जी लेवल, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। टोटल इतनी। तो हम एक लाइन में अंतर देखें कि इस लाइन और इस लाइन के बीच एनर्जी गैप कितना होगा। तो एक लाइन के अंदर देखोगे बेटा, तो इतने के लिए इतना, तो एक के लिए इतना बटा में 10 की पावर 23 जाएगा ना, और इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी ये इधर चला जाएगा एक के लिए देखेंगे तो इसको आप बोल सकते हो 10 की पावर -23 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये अप्रोक्स लेके बताया मैंने, यहाँ पे तो 6.022 इसको छोड़ दिया एक बार। तो इस और इसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो है 10 की पावर -23 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये है बेटा जी, इतना सा गैप है। यानी रियल में अपने को लगेगा गैप है ही नहीं, लेकिन क्वांटम लेवल पे जाएंगे तब पता चलेगा कि गैप है। ठीक है, तो ये आउटर सेल थी। तो आउटर के देखो, आउटर पे इफेक्ट ज्यादा होता है, इनर पे क्या होता है? कम होता है। तो अब देखो 2s 2p की बात करें तो 2p वाला भी इफेक्टिव होगा ना। देखो ये 3s, ये 2p वाला भी तो इफेक्टिव होगा, क्योंकि 2p पे भी तो दूसरे प्रभाव डाल रहे होंगे। लेकिन देखो p वाले पर, 2p वाले पर और 3s वाले पर, क्योंकि 2p इसके ज्यादा क्लोज है, तो 2p का जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर बाहर वाले एटम इंटरेक्शन क्या करेंगे? कम डालेंगे। बाहर वाले एटम इंटरेक्शन क्या करेंगे बेटा जी? कम डालेंगे 2p वाले पर। तो 2p के जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल थोड़ा कम प्रभावित होगा। देखो ज्यादा तो आउटर वाला, इससे थोड़ा ये कम प्रभावित होगा 2p वाला। तो बेटा इसके जो एनर्जी है ना, उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी ये लाइनें और ज्यादा पास हो जाएगी, यानी इनकी एनर्जी थोड़ी और कम बदलेगी। 3s 2s वाले और भी, तो 2s वाले की और भी थोड़ी ऐसे कम कर दो। देखो एनर्जी बैंड तो ये भी बन रहे हैं ना, लेकिन हम अपने सिलेबस में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो देखो इलेक्ट्रॉन है, ये इस बाहर वाले, पहले इस बाहर वाले से और इस खुद के न्यूक्लियस से, इनसे इंटरेक्ट हो रहा था। अब देखो, अब इंटरेक्ट कैसे होता है? ये इंटरेक्शन इनका कैसा है? देखो एक तो जो पड़ोसी एटम है उसके न्यूक्लियस से, पड़ोसी एटम के न्यूक्लियस से, तो पास वाले एटम के नाभिक से इंटरेक्शन करेगा। ये देखो पास वाले एटम के नाभिक से इंटरेक्शन, यानी ये नई इंटरेक्शन हुई है ना, पहले तो खुद के साथ हुई थी। और क्या है बेटा जी? ये इलेक्ट्रॉन पास वाले एटम के इलेक्ट्रॉन से भी क्या करेगा? पास वाले एटम के
इलेक्ट्रॉन से भी क्या होने लगी, इंटरेक्शन, यानी कुछ नया आ गया, तभी तो एनर्जी बदली है बेटा। ठीक है, अब देखो ये जो 3s का मामला था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ये देख चुके हो आप। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना बेटा, 2 आ सकते हैं। तो यहां पे तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसमें 2 आ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि बेटा दुनिया की हर चीज स्टेबल रहना चाहती है, यानी वो अपनी लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। आपने देखा होगा एटॉमिक फिजिक्स के अंदर ही कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, लेकिन 10 की पावर -8 सेकंड बाद वापस मूल अवस्था में आ जाता है, निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आ जाता है, यानी वो स्टेबल रहना चाहता है। तो मूल अवस्था जिसको बोला न्यूनतम ऊर्जा वाली कक्षाओं में जिसको बोला गया था ना, यानी वो क्या रहेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां ना रहकर, क्यों, क्योंकि 3s1 है और टोटल यहां पे 3s2, यानी 2 भरे जा सकते थे, तो यहां पे 1 है, तो आधी जगह में ही क्या आ जाएंगे बेटा जी, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे आधी जगह में ही क्या आ जाएंगे बेटा जी, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हाँ ये भी है 2p 2s ये है, लेकिन मैं अब सिर्फ 3s वाले की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा जी, 3s वाले की। तो ये देखो आगे अपन सेमीकंडक्टर में और अच्छे ढंग से समझाएंगे इसको, वहां पे मैं आपको बताऊंगा ओवरलैप की कहानी, सहसंयोजक बंध के बारे में बताऊंगा कि ये बंध कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे बेटा जी 3s की बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये 3s वाला है, तो इसमें क्या बने, ये एनर्जी लेवल, लेकिन इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एनर्जी बैंड यानी यहां तक सारे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे ना, ये देखो। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं इसको बोला जाता है बेटा जी संयोजकता बैंड, यानी वैलेंस बैंड। इसकी भी आगे अपन डिटेल पढ़ेंगे, संयोजकता बैंड इसको बोलते हैं बेटा जी। इसके जस्ट जो ऊपर है उसको बोला जाता है बेटा जी चालन बैंड। क्या बोला जाता है, चालन बैंड। अब देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं और बादी इलेक्ट्रॉन है। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और ना भी हो, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चालन बैंड में भी एनर्जी लेवल होता है। कैसे, मान लो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो आप जानते हो ना इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो चालन बैंड में भी क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हो ना भी हो। कई बुकें गलत बताती है बेटा कि 3s तो संयोजकता बैंड में है और 3p में क्या है, चालन बैंड है। ऐसा गलत है। इसके 3s में संयोजकता बैंड है और 3s में क्या है, चालन बैंड है। और जो सोडियम होता है ना बेटा, उसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता। संयोजकता बैंड और चालन बैंड है ना बेटा जी, इसमें बीच में कोई गैप नहीं होता। इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये कहानी थी सोडियम के लिए, और अब अपन आगे लेके आएंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात। वहां पे हम अच्छे ढंग से समझेंगे संयोजकता बैंड, चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल। और हमने जो पीछे वाला वीडियो था उसमें क्या देखा था, प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर हमने ठोसों का वर्गीकरण किया था ना बेटा। तो वो जो ठोसों का वर्गीकरण था वो उनके आधार पे एक डाटा बता के, और वो डाटा भी अप्रोक्स वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। लेकिन इतना पढ़ने के बाद जो ऊर्जा बैंड है हम उनके आधार पे बताएंगे कि ठोस का वर्गीकरण चालक, कुचालक और अर्धचालक, कि कौन से चालक है, कौन से अर्धचालक है और कौन से कुचालक है। वो अपन आगे वाला वीडियो तो सिलिकॉन जर्मेनियम पे होने वाला है, ये ऊर्जा बैंड को लेकर। उसके जस्ट आगे वाला वीडियो है ना, उसमें हम इनकी चर्चा करेंगे बेटा जी, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।